नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल। इस श्रृंखला में जिसमें हम भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, ये 5वां वीडियो है जिसमें आज हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये सीरीज जिसमें हम संपूर्ण भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप देख सकें। और यदि आपने भारत के भूगोल से संबंधित सभी वीडियोस देखे हैं तो आपको शायद और किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होगी। इसी से आप विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र से अभिप्राय है वह जलमार्ग जहां से नदियों इत्यादि का जल प्रवाहित होता है। ड्रेनेज की जब हम बात करते हैं तो ड्रेनेज का सिंपल सा मतलब है कि जल का ड्रेन होना, किसी एक स्थान पे सारे जल का पहुंचना। उसी संदर्भ में ये अफवाह तंत्र की बात हो रही है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है, रिवर बेसिन कहा जाता है। इस मानचित्र को यदि आप देखें तो भारत के अंदर मौजूद विभिन्न नदियों के बेसिन अलग अलग कलर के द्वारा डिमार्केट किए हुए हैं। जैसे ये गंगा बेसिन है, ये आप देखेंगे इंडस बेसिन है, इधर ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। इस प्रकार से महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी, ये सभी नदियों के अलग अलग बेसिन इसमें दिखाए गए हैं कि किन स्थानों का जल उस नदी के द्वारा लाया जाता है और अंत में किसी ना किसी सागर या महासागर में छोड़ा जाता है। उसे हम रिवर बेसिन या अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। यानी कि मान लो ये रेखा है, ये विभाजक का काम कर रही है, यानी नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं इनके जल के विभाजन का कार्य कर रही है। यानी इसके इस लाइन के दक्षिण में जो जल गिरेगा, वर्षा का पानी गिरेगा, वो तापी नदी में जाएगा और इसके उत्तर में जो गिरेगा वो नर्मदा नदी में जाएगा। तो एक विभाजन का कार्य इसने कर दिया है। भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न तरीके से विभाजित किया जा सकता है। समुद्र में जल के बहाव के आधार पर भारत के धरातल का 75% जल बंगाल की खाड़ी में बहता है, क्योंकि ज्यादातर मुख्य नदियां जो भी हैं, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो या दक्षिण भारत की जो पूर्व में बहने वाली नदियां हैं, वो सभी की सभी बंगाल की खाड़ी में अपना जल बहाती हैं तथा बाकी बचा जल अरब सागर में चला जाता है। अरब सागर अफवाह तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र को दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रृंखला तथा सह्याद्री द्वारा निर्मित जल विभाजक द्वारा पृथक किया जाता है। यानी ये कहना ही चाह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जाने वाला जल भारत से और अरब सागर में जाने वाले जल के बीच का विभाजन कौन करता है। ये देखिए, मोटे तौर पे आप देखेंगे तो ये जो रेखा है, ये अरावली से होते हुए, दिल्ली रिज से अरावली होते हुए, और फिर ये देखिए यहाँ नर्मदा और ताप्ती का जो भाग है उसको इधर से लेते हुए सह्याद्री वाला भाग है। ये जो रेखा मैंने खींची है ये भारत का मुख्य जल विभाजक है, जो मैंने पहले के एक वीडियो में आपको बताया भी था कि इसके पश्चिम में जो पानी गिरेगा वो अरब सागर में जाएगा और पूर्व वाला बंगाल की खाड़ी में जाएगा। भारत का मात्र कुछ प्रतिशत क्षेत्र ही अंतर्भूमि अफवाह के तहत आता है, यानी इनलैंड ड्रेनेज के तहत आता है। जल क्षेत्र या बेसिन के आकार के आधार पर भारतीय नदियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, जो नदियां 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जलागम या अपवाह क्षेत्र रखती हैं उन्हें विशाल नदियां कहा जाता है, और भारत में ऐसी 14 नदियां हैं।
बड़ी जो भी नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ये जितनी भी महानदी, ये जो भी बड़ी नदियां हैं, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। दूसरे नंबर पे ऐसी नदियां जिनका जलागम या अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक होता है, इनको मध्यम नदियों के नाम से जाना गया है। इस श्रेणी में करीब 44 नदियां आती हैं। और तीसरा, जिन नदियों का अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, उन्हें लघु नदियां, और ऐसी नदियां भारत में बहुत सी पाई जाती हैं। अपवाह प्रणाली की यदि हम बात करें तो यहाँ ये समझना जरूरी है, दो चीजें हैं। एक होता है अपवाह प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम, और एक होता है अपवाह प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न। तो अपवाह प्रणाली का सामान्य सा मतलब है कि नदियां जो है वो उस स्थान की भू संरचना के साथ क्या तालमेल बैठाकर बहती हैं, उसको कहा जाता है अपवाह प्रणाली। जैसे कोई नदी हो सकता है कि जैसी भू संरचना है उसी के आधार पे बहने लगे, तो अनुगामी कह देंगे उसे। कोई नदी हो सकती है कि उसको काट के बहती हो, तो उसे हम एंटीसीडेंट कह देते हैं। तो अपवाह प्रणाली एक बिगर टर्म है, और प्रतिरूप का मतलब है कि जब नदियां और उसकी सहायक नदियां बहने लगती हैं तो धरातल पे वो किस प्रकार का प्रतिरूप दिखाती हैं। यदि ऊपर से हम देखें तो वो किस प्रकार से दिखता है, वो आयताकार है, वो वृक्षानुमा है, वो जालीनुमा है, वो अरीय है, या किस प्रकार से वो नदियां एक प्रकार से ऊपर से हमें बहती हुई दिखती हैं, वो होगा अपवाह पैटर्न या प्रतिरूप। तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार का है। सामान्यतः अपवाह प्रणाली को दो रूपों में हम समझते हैं। एक होता है क्रमबद्ध अपवाह तंत्र और एक होता है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। नॉर्मली क्रमबद्ध जो अपवाह तंत्र है ये सामान्य है। सामान्य यानी अपन कह सकते हैं कि कोई भी नदी जब शुरुआती दौर में होती है तो एक सामान्य रूप से वो बहती है, तो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होने वाली सरिताओं को क्रमबद्ध अपवाह कहते हैं। जैसा ढाल है वैसे ही वो बहने लग गई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। एक होती है अनुवर्ती सरिता। अनुवर्ती यानी कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुवर्ती या अनुगामी सरिता कहते हैं। ये देखिए, ये है कॉन्सिक्वेंट, जैसा ढाल है वैसा ही वो बह रही है, तो इसको हमने कह दिया कॉन्सिक्वेंट। वलित पर्वतीय क्षेत्रों में इनका उद्गम अभिनति में होता है, बाद में इनका प्रवाह जालीनुमा विकसित हो जाता है। इनके विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थलाकृति जलवायुमुखी शंकु तथा गुंबदीय संरचना होती है। इनका विकास दो रूपों में सर्वाधिक होता है। प्रथम वलित पर्वतों की अभिनीतियों में, दूसरा अपनीतियों के पार्श्व भागों में। प्रथम को अनुदैर्ध्य अनुवर्ती तथा द्वितीय को पार्श्ववर्ती अनुवर्ती कहा जाता है। तो यह अनुवर्ती सरिता सामान्य ढाल के सहारे बहती है। परवर्ती सरिता, परवर्ती का मतलब है कि अनुवर्ती सरिता के बाद उत्पन्न होने वाली तथा अपनतियों के अक्षों का अनुसरण करने वाली सरिताओं को परवर्ती सरिता कहते हैं। यानी ये एक तरह से अनुवर्ती है और इसके साइड से जो बह के आएगी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं इसको 90 डिग्री पर जो आके मिलती है उसको हम कहते हैं परवर्ती, सबसीक्वेंट। जितनी भी नदियां प्रमुख अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलती हैं उन्हें सामान्यतः परवर्ती सरिता कहा जाता है। तीसरा प्रति अनुवर्ती, नाम से पता चल रहा है, प्रति अनुवर्ती यानी अनुवर्ती से उल्टा, तो इसको कहते हैं ऑब्सीक्वेंट। यानी प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी को प्रति अनुवर्ती कहते हैं। ये प्रधान अनुवर्ती है, इसके अपोजिट दिशा में बहने वाली, ये देखिए, ये देखिए, जिधर प्रधान अनुवर्ती बह रही है उसके अपोजिट दिशा में बह रही है,
इसको कहेंगे, इसीलिए इसको प्रति अनुवर्ती कहते हैं। यह ढाल के अनुरूप प्रवाहित है, अतः यह भी अनुवर्ती ही होती है, परंतु क्षेत्र की द्वितीय श्रेणी की नदी होने के कारण तथा मुख्य नदी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के कारण इसे अनुवर्ती न कहकर प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। यह प्रवर्ती नदियों को समकोण पर काटती है, इनको सब्सिक्वेंट को। चौथा है नवनुवर्ती सरिता यानी रिसीक्वेंट। ढाल के अनुरूप तथा प्रधान अनुवर्ती नदी के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होने वाली द्वितीय जो सरिता होंगी उसको नवानुवर्ती सरिता कहते हैं। नवानुवर्ती प्रधान अनुवर्ती के बाद विकसित होती है तथा द्वितीय श्रेणी की सरिता होती है। द्वितीय यानी पहले अनुवर्ती बहने लगी थी और उसके सहायक के रूप में बहुत सी नदियां आके मिलती हैं, उनमें वो दूसरे नंबर की होती हैं। तो ये जो देखिए ये उसी दिशा में बह रही है, लेकिन ये बाद में बहने लगी है, इसको नवनुवर्ती कहा जाता है। नवनुवर्ती इसका उद्गम वलित संरचना पर द्वितीय अपर्दन के समय होता है। तो ये कुछ प्रकार की क्रमबद्ध अपवाह प्रणालियां हैं। अक्रमबद्ध मुख्य रूप से भारत का जो अपवाह तंत्र है उसमें जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर अक्रमबद्ध अपवाह प्रणालियां देखने को मिलती हैं। जो नदियां क्षेत्रीय ढाल के प्रतिकूल यानी जैसा ढाल है उसके प्रतिकूल तथा भूवैज्ञानिक संरचना के आर पार प्रवाहित होती हैं, उन्हें अक्रमबद्ध अथवा अक्रमवर्ती नदी कहा जाता है। ये दो प्रकार से विकसित होती हैं। एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती देखिए नाम से पता चल रहा है, पूर्ववर्ती यानी कि संरचना का विकास हुआ उससे पहले से वो बह रही है और संरचना का विकास होने के बाद भी वो उसी रास्ते पे बह रही है। ये देखिए ये पहले बह रही थी लेकिन अब इसका उत्थान हो गया, इसका उत्थान हो गया, उत्थान होने के बाद उसी रास्ते पे बह रही है उसको काट के। ऐसे प्रवाह पर संरचना तथा उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी क्षेत्र में अपवाह प्रणाली का विकास हो चुका है तथा बाद में प्रवाह मार्ग पर स्थल खंड का उत्थान हो जाता है, जैसे हिमालय में हुआ है, पहले से नदी बह रही है, हिमालय का उत्थान हो गया लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं बदला, कटाव करके वो उसी अपने पुराने पूर्ववर्ती रास्ते पे चलती है, इसलिए उसे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहा गया। नदी उत्थित भूखंड को काटकर अपने पुराने प्रवाह मार्ग का अनुसरण करती है, तो ऐसे प्रवाह प्रणाली को पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रवाह प्रणाली के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा आप देखिए अध्यारोपित अपवाह तंत्र, सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। सुपर इम्पोज उसके ऊपर इम्पोज हो गया। देखिए कैसे, जब किसी, ये डायग्राम है इसका, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। जब किसी भूआकृतिक प्रदेश में धरातलीय संरचना नीचे की संरचना से भिन्न होती है, धरातलीय संरचना ये ऊपर वाली संरचना है ये तो अलग है और नीचे की संरचना अलग है, तो इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का विकास होता है। यहाँ एक ही जैसा था संरचना, यहाँ पे दोनों ऊपर की संरचना अलग है भूवैज्ञानिक और नीचे की अलग है। सर्वप्रथम उक्त धरातल पर ऊपरी संरचना के अनुसार प्रवाह विकसित होता है तथा धीरे धीरे नदी अपनी घाटी को निम्नवर्ती कटाव द्वारा गहरा करती है। जैसे ही निचली संरचना मिलती है अपर्दन कार्य में परिवर्तन आ जाता है, परंतु नदी घाटी उस संरचना पर भी निम्नवर्ती कटाव जारी रखती है, इससे उस संरचना पर इसे अध्यारोपित माना जाता है। यानी जो नई संरचना आई उसके ऊपर ये अध्यारोपित हो गई, सुपर इम्पोज्ड हो गई। सोन नदी, चंबल, स्वर्णरेखा, बनास आदि नदियां इसका प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम का ये प्रमुख उदाहरण है। मोटे तौर पे यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत के जब ड्रेनेज या अपवाह प्रणाली की हम बात करते हैं तो हिमालयी अपवाह प्रणाली और प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली दो भागों में से बांटते हैं। इनके अंदर विभिन्नता भी पाई जाती है, क्योंकि हम ये जानते हैं
कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण बहुत पहले हुआ है और वहां की चट्टानें कुछ कठोर हैं। तो वहां जो जिस प्रकार की अपवाह तंत्र है वो ज्यादातर अध्यारोपित मिलेगा या फिर अनुगामी मिलेगा, क्योंकि ढाल के अनुसार चलने वाली नदियां वहां ज्यादा मिलेंगी। और वहां की नदियों में आप देखेंगे कि गहरी घाटियां नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने समय से वो कटाव करती आ रही है और आज उन्होंने अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लिया। इसके विपरीत हिमालय का जो अपवाह तंत्र है वो पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है, क्योंकि नदियों के निर्माण के बाद हिमालय का उत्थान हुआ और उत्थान होने के कारण नदियां अपने पुराने ही रास्ते पे चलती रही, इसलिए उसे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हिमालय की जो चट्टानें हैं वो मुलायम हैं, सॉफ्ट हैं, तो उनमें आसानी से कटाव उनके द्वारा किया जाता रहा है। तो ये अपवाह प्रणाली हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर अपवाह प्रतिरूप की यदि हम बात करें, ड्रेनेज पैटर्न, किसी भी प्रदेश में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। यह उक्त प्रदेश की संरचना, सरिताओं की अवस्थिति तथा संख्या, प्रवाह दिशा, ढाल, शैलों की विशेषता, विवर्तनिक कारकों तथा हलचलों, जलवायु तथा वनस्पतिक स्वरूप आदि से नियंत्रित होती है। अतः अपवाह प्रतिरूप के अध्ययन में उक्त कारक समाविष्ट हैं। सामान्यतः निम्नलिखित प्रवाह प्रतिरूप विकसित होते हैं। आप अपन देखते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप, यहाँ देख लीजिए ये रहा वृक्षाकार, ये वाला जैसे वृक्ष होता है वैसे वृक्ष की डालियां होती है ना, वैसे ये नदियां आके मुख्य नदी में मिल रही हैं, तो ऐसा आकार हो गया, उसका प्रतिरूप हो गया, इसलिए उसको इन्होंने वृक्षाकार कह दिया। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मुख्य नदी में आके ये नदियां मिलती हैं वृक्ष की डालियों की तरह। तो ये एक तरीका है। फिर समानांतर प्रतिरूप तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। समानांतर यानी पैरेलल, पैरेलल प्रतिरूप, समानांतर ये देखिएगा समानांतर प्रतिरूप। फिर जालीनुमा प्रतिरूप वेस्टा स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। ट्रेलिस जिसे हम कहते हैं जालीनुमा, ये देखिए जालीनुमा, ये वाला जालीनुमा है, ट्रेलिस कहा जाता है इसे, ये रहा ट्रेलिस, इसमें देखिए जालियां सी बन गई, जालियां सी। आयताकार रेक्टेंगुलर, जहां चट्टानों की संधियां आयत के रूप में होती हैं, जैसे पलामाऊ क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार का मिलेगा आपको आयताकार, इसमें कहीं दिया होगा, ये रहा आयताकार, देखिए आयताकार आयत के रूप में जो होता है। रेक्टेंगुलर ये देखिए ये रहा, इसमें देख सकते हैं आप। आयरीय प्रतिरूप एरियल, ज्वालामुखी शंकु या गुंबदीय क्षेत्रों में ऐसा मिलेगा आपको एरिय प्रतिरूप, ये देखिए एरिय प्रतिरूप ये होता है। तो ऐसे बहुत से प्रतिरूप हैं। अभिकेंद्री प्रतिरूप है, अंतःस्थलीय प्रवाह के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे तिब्बत है, काठमांडू घाटी है, लद्दाख है। बाहर से अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल भी इसे कहते हैं, पर सेंट्रीपिटल भी कहते हैं, इसमें हो सकता है दिया हो कहीं, उसको हम कहते हैं, इसमें शायद कोई मानचित्र, ये है, ये नहीं है, एरिया हो तो। वलयाकार गुंबदीय संरचना जैसे क्यूलू नदी मुंगेर के पास ऐसा है। कंटकीय प्रतिरूप सरिता पर्वतमाला क्षेत्रों में विकसित होता है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की ऊपरी घाटी में से प्रतिरूप मिलते हैं। तो ये सारे के सारे अपवाह प्रतिरूप हैं अलग अलग प्रकार के। ये डायग्राम से वृक्षाकार, जालीनुमा, एरिये, उपद्रुम, द्रुमाकृतिक, समानांतर, उप समानांतर, वलयाकार, आयताकार, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के अपवाह प्रतिरूप हैं। तो ये मुख्य रूप से अपवाह प्रणाली और अपवाह प्रतिरूप के बारे में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं नदी तंत्र हमारे यहाँ पे जो विकसित हैं। हमारे यहाँ पे नदी तंत्रों को दो मोटे भागों में हम विभाजित करते हैं, एक हिमालयी नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र, हिमालय के नदी तंत्र के बारे में जो प्राचीन जो सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि मियोसीन जो समय था उस समय उत्तरी भारत में सिर्फ एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा, और वो असम से लेकर ये पूरा का पूरा भाग है वो इस प्रकार से बहती हुई और इस दिशा में जाती थी। इस प्रकार से, इस प्रकार का उसका बहाव था। लेकिन पैलेस्टोसिन समय में दो ऐसी भू वैज्ञानिक घटनाएं हुई जिनमें एक तो
ये जो दिल्ली रिज वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के कारण यहां से बहने वाली जो ये नदी थी, ये दो भागों में बंट गई। एक जो इंडस वाला भाग हो गया और दूसरा गंगा वाला भाग हो गया। तो दो तंत्र विकसित हो गए बाद में पैलेस्टोसीन में, जब इसका उठाव हुआ, दिल्ली रिज या पोटवार जो पठार है उसमें जब उत्थान हुआ, तो ये दो तंत्र बन गए। और उसी समय मध्य पैलेस्टीन समय में ही जहां से गंगा बहती है, ये जो स्थान है, यहां इसका हो गया अवतलन, ये धस गया। और इसके धसने के कारण क्या हुआ कि यहां से नदियां इधर बहने लगी, जो ब्रह्मपुत्र का भाग बन गई, और ये भी फिर इधर बहने लगी। तो जो इंडो ब्रह्मा रिवर थ्योरी है, उसमें यह बताया गया है कि बाद में जाके ये तीन नदी तंत्र उत्तरी भारत में विकसित हो गए। इनको तीनों को ही मिला के हम हिमालयी नदी तंत्र कहते हैं। हिमालय की अनेक नदियां पूर्ववर्ती एवं इन नदियों ने काफी गहरे गोर्ज का निर्माण किया है। लंबी अवधि एवं कठोर संरचना के कारण प्रायद्वीपीय भारत की नदियां खुली हुई एवं संतुलित घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां अनुवर्ती या अनुगामी हैं। हिमालय की नदियां विसर्पण करती हैं एवं कभी कभी अपने मार्ग को परिवर्तित भी कर लेती हैं, जैसे कोसी है। कोसी, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना आदि नदियों ने अत्यधिक मार्ग परिवर्तित किए हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कठोर चट्टानों की उपस्थिति एवं जलोढ़ों की कमी के कारण विसर्पण नहीं कर पाती हैं। हिमालयी नदी तंत्र अलग अलग तीन नदी प्रणालियों का निर्माण करता है, जिनमें एक सिंधु नदी प्रणाली, दूसरा गंगा नदी प्रणाली और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। तो तीनों का हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी प्रणाली। ये सिंधु नदी प्रणाली है जिसमें बहुत सी नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं और फिर बाद में अरब सागर में जाके सिंधु नदी गिरती है। विश्व की कुछ सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है सिंधु नदी प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि हैं। सिंधु जो है, सिंधु हिमालय से निकलने वाली नदियों में पश्चिमवर्ती है। यह नदी हिमालय पर्वत की लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के पृष्ठ भाग से चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायंगडुंग, ये देखिए इसका सोर्स ये है, ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, इसके पृष्ठ भाग से यहाँ पे चेमायंगडुंग नंगा पर्वत के समीप गहरा मोड़ बनाती हुई, ये देखिए यहाँ पे नंगा पर्वत के सामने यहाँ पे ये मोड़ बनाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रविष्ट होती है। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मोड़ बनाती हुई यहाँ प्रविष्ट हो जाती है। जास्कार श्रेणी से निकलने वाली, ये जास्कार श्रेणी से निकलने वाली जास्कार सहायक नदी है इसकी, इसके लेह के समीप ये मिलती है। काराकोरम श्रेणी के उत्तर की ओर से निकलने वाली श्योक नदी फ्रीहे के समीप सिंधु से मिलती है। ये देखिए श्योक, ये श्योक नदी है। गिलगिट भी इसकी सहायक नदी है, गिलगिट भी मिलती है इसमें, और बहुत सी छोटी मोटी सहायक नदियां हैं, लेकिन गिलगिट और श्योक और जास्कार ये वो छोटी सहायक नदियां हैं जो इसमें ऊपरी क्षेत्र में मिलती हैं। इसके बाद जो भारत वाला भाग है वहां से ये पांच पंचनाद, ये पांच नदियां हैं, ये इसमें आके मिलती हैं, जिनमें सतलज, व्यास, रावी, चेनाब एवं झेलम है। सिंधु नदी का भारत में कुल जल प्रवाह क्षेत्र 1,17,844 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। सिंधु नदी मासेरब्रुम, नंगा पर्वत, राकापोसी तथा तिरिचमिर आदि ऊंची पर्वत चोटियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिगार, गिलगिट, सिंह, जस्कर आदि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिम के ज्यादा पिघलने से इस नदी में बाढ़ आ जाती है। सिंधु नदी सिंधु के शुष्क प्रदेश में प्रवाहित होते हुए अंततः अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में झेलम, जिसे संस्कृत में वितस्ता कहा जाता है। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग का नीला जल स्रोत है। झेलम आप देखिए, ये झेलम, और ये यहाँ से ये निकलती है। यह नदी कश्मीर में शेषनाग से शुरू होकर उत्तर पश्चिम में 112 किलोमीटर तक प्रवाहित होती हुई वुल्लर झील में मिल जाती है। ये देखिए
ये वुलर झील इसमें मिल जाती है और श्रीनगर इसके तट पर है। आगे निकलकर यह नदी हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच से बहती हुई कश्मीर घाटी को अपने जल से सींचती है। झेलम नदी बारामूला से आगे निकलने के बाद पाकिस्तान में प्रविष्ट हो जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश के पूर्व यह नदी एक बहुत गहरी घाटी का निर्माण करती है। इस घाटी को बास मंगल के नाम से जानते हैं और इसकी गहराई 2130 मीटर है। झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। भारत में इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 28,490 वर्ग किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। यह नदी सिंधु की सहायक नदियों में सबसे छोटी है, परंतु कश्मीर में यह एक महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यह यहाँ का प्रमुख जलमार्ग भी है। ये देखिए झेलम यहाँ से आके फिर ये यहाँ पे आके और सिंधु में चिनाब में मिल जाती है, फिर चिनाब सिंधु में मिल जाती है। फिर चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे संस्कृत में अस्किनी या चंद्रभागा कहते हैं। चिनाब की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंद्र व भागा। फिर ये दोनों मिलकर और चिनाब का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदियां चिनाब के ऊपरी भाग पर आकर मिलती हैं। चंद्र व भागा नदियां लाहुल में बड़ा लापचला दर्रे के समीप से निकलती हैं और हादी के समीप एक दूसरे से मिलती हैं। चिनाब नदी किश्तवाड़ पर एक विकट मोड़ का निर्माण करने के बाद पीर पंजाल में गहरी कंदरा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान में प्रविष्ट होती है। ये देखिए चिनाब, ये यहाँ से इस तरह से बहती हुई, ये देखिए फिर झेलम इसमें मिल जाती है, ये आगे बढ़ जाती है। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से रावी, जिसे संस्कृत में पुरुषिनी या इरावती कहते हैं, ये पंजाब की सबसे छोटी नदी है और इसे लाहौर की नदी के रूप में भी जाना जाता है। पीर पंजाल तथा धौलाधार श्रेणियों के बीच हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी का रोहतांग दर्रा रावी का उद्गम स्थल है। रोहतांग से व्यास और रावी करीब करीब एक स्थान से निकलती हैं। ये देखिए इसी स्थान से ये निकल गई, इसी स्थान से ये इस प्रकार से, और ये फिर यह नदी धौलाधार पर्वतमाला के उत्तरी और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी ढालों का जल बहाकर अपने साथ लाती है। पठानकोट के समीप यह मैदानी भाग में प्रविष्ट होती है। पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर जिलों की पश्चिमी सीमा बनाती यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आगे जाकर मुल्तान के समीप झेलम व चिनाब की सम्मिलित धारा के साथ रावी भी मिल जाती है। भारत में रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 5,957 वर्ग किलोमीटर है। फिर व्यास, जिसे संस्कृत में विपाशा या अर्घिकिया, इस नदी का उद्गम स्थल कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे का दक्षिण किनारा है, जो रावी नदी के उद्गम स्थल से बहुत दूर नहीं है। तो रावी और व्यास करीब करीब एक स्थान से निकलती हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों में प्रवाहित होती हुई पठानकोट के पूर्व में मैदानी भाग में उतरती है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यह नदी एक बड़ा मोड़ बनाती है और कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। ये व्यास आपकी सतलज में मिल जाती है, ये देखिए आप सतलज। व्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर है। सतलज सबसे दक्षिणतम नदी है जो इंडस में मिलती है भारत में। इसे सतुद्री कहा जाता है संस्कृत में। सतलज भारत में सिंधु नदी की सहायक नदी में प्रमुख है। तिब्बत में 4,630 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रकास झील से ये निकलती है, तिब्बत से निकलती है ये। इस नदी को तिब्बत में लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, जो दुल्लू खंबाब से निकलती है। स्पीति नदी सतलज की सर्व प्रमुख सहायक नदी है, जिसका प्रवाह मध्य हिमालय में है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। सतलज नदी धौलाधार श्रेणी में रामपुर के निकट सकरी घाटी से होकर गुजरती है। व्यास नदी कपूरथला के दक्षिण पश्चिम किनारे पर सतलज से मिलती है और ये दोनों नदियां सम्मिलित होकर पठानकोट के समीप सिंधु नदी में मिल जाती है। ये देखिए, ये फिर यहाँ पे चेनाब और ये एक हो जाते हैं। भारत में सतलज नदी की कुल लंबाई 1,050 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 24,087 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से सिंधु का अफवाह जो तंत्र है उसमें मुख्य रूप से ये 5 नदियां हैं, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम। इसके अलावा कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें गिलगित, श्योक एंड जस्कार हैं। फिर गंगा नदी प्रणाली, उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है गंगा। गंगा नदी प्रणाली भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है।
ये भारत के 1/4 भाग से अधिक भाग में विस्तृत है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में भारत की 40% से अधिक आबादी निवास करती है। तो इसने गंगा के मैदानों का निर्माण किया है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, बहुत ज़्यादा कृषि यहाँ होती है। ये देखिए गंगा नदी प्रणाली का जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये गंगा नदी ये निकलती है यहाँ से और ये फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो इसका लेफ्ट बैंक है यानी ऊपर वाला जो भाग है, उत्तर वाला भाग, वहां से जो मिलते हैं इनमें मुख्य हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और दक्षिण से यमुना, सोन, ये मुख्य सहायक नदियां हैं। और फिर दामोदर, यहाँ दामोदर मिलती है इसमें। ठीक है, गंगा नदी की उसके प्रवाह क्रम के आधार पर अनेक स्थलों पर अनेक नामों से जाना जाता है। आरंभ में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी का उद्गम गढ़वाल में गंगोत्री नामक हिमनद से होता है। देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा, अलका हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और यहीं से मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को काटती हुई गंगा नदी की उत्पत्ति होती है और ये ऋषिकेश और हरिद्वार में अवतरित होती है। मुख्य हिमालय के उत्तर से निकलकर जावी नदी भागीरथी से गंगोत्री के समीप मिलती है। ये दोनों नदियां सम्मिलित रूप से बंदरपंच और श्रीकांत चोटियों के बीच गहरी घाटी बनाती हुई प्रवाहित होती है। गंगा का अपवाह पूर्वगामी है तथा यह हिमालय की श्रेणी से भी पुराना है। कर्णप्रयाग के समीप गंगा में पिंडार नदी मिलती है और इससे आगे बढ़ने पर इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है। प्रयाग यानी इलाहाबाद के समीप यमुना, गाजीपुर के समीप गोमती, छपरा के समीप घाघरा तथा पटना के समीप सोम नदी गंगा में मिलती है। गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां बाएं किनारे पर मिलती हैं, जबकि यमुना, सोन और दामोदर नदियां इसमें दाएं किनारे से मिलती हैं। यहाँ एक चीज और समझ लें आप कि बायां और दायां किनारा, बायां का मतलब कि नदी जिधर से बह के आ रही है और ये जहां गिरेगी उधर आप यदि मुंह कर लें अपना, तो जो आपका बायां हाथ है वो उसका बायां किनारा हो गया और दायां हाथ है वो दायां किनारा हो गया। इनमें से सोन और दामोदर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इलाहाबाद से आगे बनारस, बक्सर, पटना, भागलपुर आदि में पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी फरक्का के समीप दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर यह कई शाखाओं में बढ़ जाती है। हुगली इसकी प्रमुख शाखा है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी एक शाखा जमुना नाम से बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है और अंततः मेघना नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। मेघना यानी जो ब्रह्मपुत्र आ रही है उसको फिर बांग्लादेश में मेघना कहते हैं, तो ये दोनों मिल जाती हैं। गंगा नदी 8,38,200 वर्ग किलोमीटर की घाटी या द्रोणी का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हुगली और मेघना नदियों के बीच गंगा डेल्टा का क्षेत्रफल 51,306 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2,510 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 2,071 किलोमीटर है। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 9,51,600 वर्ग किलोमीटर है। यमुना इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल 6,315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री हिमनद है जो गंगा के उद्गम स्थल के पश्चिम में स्थित है। यह नदी जगाधरी के निकट मैदानी भाग में प्रविष्ट होती है और आगरा तक गंगा के समानांतर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। भूगर्भवेत्ताओं का ऐसा मानना है कि पूर्व में यमुना दिल्ली और अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में होते हुए थार में जाती थी और सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक शाखा थी। चंबल नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी के मऊ के समीप जनापाऊ पहाड़ियों से होता है और उत्तर की ओर कोटा तक प्रवाहित होती है। पिनाहाट पहुंचने के बाद यह नदी पूर्व की ओर मुड़ जाती है और इटावा जिले के दक्षिण क्षेत्र में यमुना नदी में मिल जाती है।
चंबल नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। बनास चंबल की प्रमुख सहायक नदी है और यह बाईं ओर से आकर मिलती है। सोन नदी, इस नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। यानी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत की जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, इसीलिए वहां का जो ड्रेनेज है उसे रेडियल ड्रेनेज कहा गया है अमरकंटक का। एक सोन और दूसरी नर्मदा। इस नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों में होता है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई यह कश्मीर श्रेणी में मिलती है और उत्तर पूर्व में मुड़ जाती है। सोन नदी अपने प्रवाह मार्ग में अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। रामनगर के समीप गंगा में विलीन होने से पूर्व सोन नदी लगभग 780 किलोमीटर की लंबाई पूरी करती है। सोन नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 71,900 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से दाहिनी ओर से आकर इसमें मिलती हैं। फिर है रामगंगा। इस नदी का उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय के अंतर्गत गढ़वाल के पूर्वी भाग में नैनीताल के समीप है। रामगंगा कालागढ़ के समीप मैदानी भाग में प्रविष्ट होती है। बिजनौर, मुरादाबाद तथा बरेली में इस नदी का मुख्य प्रवाह है। बीच में शिवालिक पहाड़ियों के आ जाने के कारण इसका अपवाह दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाता है और मैदान में उतरने के पश्चात इसका अपवाह दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाता है। कन्नौज के निकट रामगंगा गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा ही सर्वाधिक प्रमुख है। इस नदी की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 32,000 वर्ग किलोमीटर है। फिर है शारदा। इस नदी को गौरी गंगा, चौकी और काली के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी कुमायूं के उत्तर पूर्वी भाग में सिलाम भिलाम हिमनद से निकलती है। आरंभ में इस नदी को गौरी गंगा कहते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां धर्मा एवं लीशड़ हैं जो अपने ऊपरी भागों में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हैं, किंतु मुख्य नदी में सरयू और पूर्वी रामगंगा नदियां उत्तर पश्चिम से आकर पंचमेश्वर के निकट मिलती हैं। यहीं से यह नदी सरयू या शारदा के नाम से पहाड़ियों में चक्कर लगाती हुई ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रविष्ट होती है। खीरी में इस नदी की 4 शाखाएं हो जाती हैं, अल, शारदा, डहावर और सुहेली। शारदा नदी घूमती हुई बहराम घाट के निकट घाघरा में दाईं ओर से मिल जाती है। यह नदी मुख्य रूप से भारत और नेपाल की सीमाओं पर प्रवाहित होती है। यानी शारदा जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल घाघरा का उद्गम स्थल गंगोत्री के पूर्व में मापचा चुंगो हिमनद है। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में करनाली के नाम से जाना जाता है। करनाली। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर दक्षिण पश्चिम की ओर से हिमालय को लांघती है। मैदानी भाग में पहुंचने पर इसकी 2 शाखाएं बन जाती हैं, पश्चिम की और करनाली तथा पूर्व की ओर शिखा। परंतु कुछ दूरी के बाद दोनों शाखाएं फिर एक हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अवध में प्रवाहित होती हुई बिहार में छपरा के निकट यह गंगा नदी में समाहित हो जाती है। घाघरा नदी का अपवाह तंत्र 1080 किलोमीटर लंबा है। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 1,27,500 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से आधे से अधिक नेपाल में पड़ता है। गंडक। इस नदी का उद्गम नेपाल चीन सीमा पर मध्य हिमालय का 7,600 मीटर ऊंचा स्थल है। इस नदी को नेपाल के पहाड़ी भाग में शालिग्रामी तथा मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं। चंपारण जिले के पास यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। महाभारत श्रेणी को काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई शिवालिक श्रेणी को पार कर मैदानी भाग में आती है और आगे चलकर सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 48,500 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से मात्र 9,540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में पड़ता है, बाकी नेपाल में है। फिर आती है कोसी। इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की चोटियां हैं। इस नदी का क्षेत्र पूर्वी नेपाल में अधिक है और यह नदी बिहार के सहरसा जिले में विभिन्न मार्गों से प्रविष्ट होती है। इसकी मुख्य धारा अरुणा के नाम से गोसाई थान के उत्तर से निकलकर बहुत दूर तक पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। आगे चलकर इस नदी में चारू के साथ साथ अनेक छोटी नदियां मिलती हैं, जिनका उद्गम पर्वतीय हिमनदों से होता है। भारत में कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर है। भागलपुर के समीप यह नदी गंगा में समाहित हो जाती है। कोसी नदी का कुल
जल ग्रहण क्षेत्र 86,900 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से मात्र 21,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है। और जो अंतिम नदी है जो गंगा में मिलती है वो है दामोदर मुख्य नदियों में। इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में पलामऊ जिले में तौरी नामक स्थान है। गरही, कोनार, जमुनिया और बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराकर के मिलने के बाद ये बड़ी नदी का रूप ले लेती है। आसनसोल के निकट यह दक्षिण पूर्वी दिशा में मुड़ जाती है। डायमंड हार्बर के समीप ये हुगली में मिल जाती है। हुगली यानी गंगा का ही एक रूप है। और यहीं पर रूपनारायण नदी भी हुगली में मिलती है। दामोदर नदी 541 किलोमीटर लंबी और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 22,000 वर्ग किलोमीटर है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। हम ये जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के भागों से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो तथा असम हिमालय में दिहांग कहा जाता है। इस नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल पर 5,150 मीटर की ऊंचाई से होता है। दक्षिण तिब्बत में 1290 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह असम हिमालय को पार करती है। आगे बढ़ते हुए नामचा बारवा पर्वत तक पूर्वी दिशा में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है तथा दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रविष्ट होती है। ये देखिए, ये पूर्व समानांतर चलती हुई, और यहाँ जो दिहांग गोर्ज है यहाँ पे ये फिर दक्षिण में मुड़ती है। आगे पश्चिम दिशा की ओर असम घाटी में प्रवाहित होती हुई ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये देखिए यहाँ पे फिर ये बांग्लादेश में चली गई। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मनास, मटेली, सुबनसिरी, लोहित। ये देखिए, ये लोहित है, ये सुबनसिरी है, ये कपिली है, ये मनास है, और यहाँ पे तिस्ता इसमें आके मिलती है। तिस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तिस्ता नदी सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र की एक मुख्य नदी है। सूरमा नदी मणिपुर के उत्तरी भाग से निकलकर अपने मार्ग में अनेक जलप्रपातों का निर्माण कर कछार जिले में पश्चिम की ओर मुड़ती है। ये यहाँ से बदरपुर पहुंचने पर सूरमा नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है और आगे बढ़ने पर ये दोनों शाखाएं एक होकर जमुना में मिल जाती हैं। जमुना यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना का है, और बाद में जब गंगा मिल जाती है तो इसको मेघना कहा जाता है। अंतिम अवस्था में चांदपुर के निकट पद्मा और जमुआ नदियां इसमें आकर मिलती हैं। ये धाराएं मिलकर एक विशाल एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके अंतर्गत अनेक द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त धनसिरी, संकोस, रैदास, दिशु और कपोली भी इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। इसलिए ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, और भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो हिमालयी अपवाह तंत्र है उसमें 3 नदी प्रणालियां हैं, एक सिंधु नदी प्रणाली, एक गंगा नदी प्रणाली और एक ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। इसी के साथ हिमालयी अपवाह तंत्र को हम यही समाप्त करते हैं, और हम जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वो अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो नमस्कार, आप इसे ध्यान से देखें और अगले वीडियो को भी आप इसकी कंटिन्यूटी में ही देखें। थैंक यू।